बात 1857 की है। एक बगावत, एक चिंगारी जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया था, और इसने ना भारत में ब्रिटिश शासन की जो नींव थी उसे हिलाकर रख दिया। और ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो लगभग 250 सालों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन असंतोष था। और ये एक ऐसा झटका था जिसकी गूंज आप सोचिए लंदन के संसद भवन तक सुनाई दी। ब्रिटिश सरकार को अचानक से एहसास हुआ कि उन्होंने भारत को एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाँ, क्योंकि कंपनी तो मुनाफे के लिए बनी थी, देश चलाने के लिए थोड़ी। बिल्कुल, और 1857 ने ये साफ कर दिया कि अब ये सिस्टम और नहीं चल सकता। तो इसी घबराहट और कह सकते हैं उथल पुथल के माहौल में एक कानून का जन्म हुआ। एक ऐसा कानून जिसने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। हाँ, और आज हम उसी ऐतिहासिक मोड़ पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस कानून में क्या लिखा था, बल्कि ये समझना है कि कैसे सत्ता एक कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गई। और इस बदलाव का भारत की जमीन पर, यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये ब्रिटिश शासन की एक तरह से रीब्रांडिंग थी। हाँ। इसने उस ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत की जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है। अच्छा, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है, रीब्रांडिंग। तो चलिए इस नए ब्रिटिश राज की बुनियाद को ही खोल कर देखते हैं। इस अधिनियम का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर क्या था? मतलब पहला बड़ा फैसला क्या लिया गया? सबसे पहला और सबसे नाटकीय फैसला था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। बस खत्म। एक झटके में 250 साल पुरानी दुनिया की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन को खत्म कर दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी सेना, उनकी जमीनें, उनके जहाज, उनके दफ्तर, उनकी सारी संपत्ति और अधिकार, सब कुछ जब्त करके सीधे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। इसे आप आज के दौर में समझें तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया हो। और इसी के साथ भारत पर शासन करने वाला चेहरा भी बदल गया। अब भारत का शासक कोई कंपनी का गवर्नर नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया बन गई। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बदलाव नहीं था। महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। हाँ, महारानी का घोषणा पत्र। जी, इसमें भारतीय राजाओं को ये भरोसा दिया गया कि उनके राज्यों को अब हड़पा नहीं जाएगा। आम लोगों से वादा किया गया कि उनके धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान होगा और बिना किसी भेदभाव के उन्हें सरकारी नौकरियों में मौका मिलेगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे सब कुछ ठीक करने की कोशिश हो रही हो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तरह का डैमेज कंट्रोल था? 1857 के जख्मों पर मरहम लगाने जैसी कोशिश? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक नजरिए से देखें तो ये वाकई में माहौल को शांत करने की एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। लोगों का गुस्सा शांत करना था, उन्हें ये विश्वास दिलाना था कि कंपनी का बुरा दौर खत्म हो गया है और अब एक न्यायपूर्ण शासन आएगा। लेकिन वादे तो वादे होते हैं। हाँ, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन वादों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। तो मतलब भारत पर अब सीधा लंदन से शासन होना था। लेकिन हजारों मील दूर बैठकर ये मुमकिन कैसे था? इसे चलाने के लिए कोई नया सिस्टम तो बनाया गया होगा। हाँ, एक बिल्कुल नया और बेहद शक्तिशाली पद बनाया गया, भारत सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अच्छा। ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था जो लंदन में बैठकर पूरे भारत के शासन के लिए जिम्मेदार था। भारत का बजट, उसकी नीतियां, सेना से जुड़े फैसले, सब कुछ इसी एक व्यक्ति के हाथ में था। मतलब कंपनी के जो पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उन सब की ताकत अब इस एक मंत्री में सिमट गई थी। यानी पूरे हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला लंदन में बैठा एक मंत्री का रहा था। ये तो एक तरह की तानाशाही लगती है। क्या इस पर उस वक्त ब्रिटेन में कोई बहस नहीं हुई? बहस तो हुई, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश संसद में ये आम राय थी कि भारत पर मजबूत और सीधा नियंत्रण जरूरी है। इसीलिए इस ताकतवर पद का ज्यादा विरोध नहीं हुआ। हालांकि भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई थी। लेकिन उसकी चलती कितनी थी? वो सिर्फ सलाह दे सकती थी। आखिरी फैसला हमेशा भारत सचिव का ही होता था। और इस परिषद की बनावट भी दिलचस्प है। मैंने पढ़ा है कि इसमें से कुछ सदस्य कंपनी के ही पुराने डायरेक्टर्स थे। तो ये एक तरह से पुराने सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय उसे नए कंट्रोल में लाने की कोशिश थी।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 8 सदस्य कंपनी के पुराने निदेशकों में से ही चुने गए थे। इसके पीछे सोच ये थी कि इन लोगों के पास भारत में काम करने का दशकों का अनुभव है, जिसे खोना नहीं चाहिए। तो ये नए और पुराने सिस्टम के बीच एक संतुलन था। ताकि सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो जाए। हाँ, बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के। और भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी था, गवर्नर जनरल, उसका क्या हुआ? उसका पद बना रहा, लेकिन उसे एक नया और ज्यादा शाही शीर्षक दिया गया, वाइसरॉय, वाइसरॉय? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा के स्थान पर। वो अब सिर्फ एक गवर्नर नहीं, बल्कि भारत में ब्रिटिश सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि था। इससे उसकी हैसियत और रुतबा बहुत बढ़ गया। लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले वाइसराय बने। तो गवर्नर जनरल से वाइसरॉय बनना सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। इसका मतलब था कि अब भारत का शासक कोई कंपनी का अफसर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर महारानी का प्रतिनिधि है। क्या इससे आम भारतीयों की नजर में सरकार की छवि बदली? हाँ, बिल्कुल बदली। इसने सत्ता को एक नया चेहरा दिया, एक ज्यादा शाही, ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्थायी चेहरा। कंपनी का शासन हमेशा से थोड़ा अस्थिर और अस्थायी लगता था, लेकिन वाइसराय के पद ने ये संदेश दिया कि ब्रिटिश शासन अब यहीं रहने वाला है। और वो सीधे महारानी के अधिकार से शासन कर रहा है। एकदम। तो ठीक है, लंदन में सत्ता का एक नया ढांचा तैयार हो गया, जिसमें भारत सचिव सबसे ऊपर था। लेकिन सवाल ये है कि ये कागजी बदलाव हजारों मील दूर भारत की गलियों और दफ्तरों में कैसे महसूस किया गया? जमीन पर इसका क्या असर हुआ? जमीन पर इसका सबसे बड़ा असर था शक्तियों का केंद्रीकरण, जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन। हाँ, अब हर छोटे बड़े फैसले पर लंदन की मोहर लगनी जरूरी हो गई। पहले कंपनी के अधिकारी भारत में काफी हद तक अपनी मर्जी से फैसले ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर, अगर बॉम्बे में कोई नई रेलवे लाइन बिछानी है, तो उसका पूरा प्लान पहले भारत सचिव के पास लंदन जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। इससे तो काम बहुत धीमा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। प्रशासन धीमा और नौकरशाही से भरा हो गया। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये कीमत नियंत्रण और सुरक्षा के सामने कुछ भी नहीं थी। वो दोबारा 1857 जैसी कोई घटना नहीं होने देना चाहते थे। और इसके लिए उन्हें हर चीज पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। बिल्कुल। और ये कंट्रोल सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दिया होगा? मेरा अंदाजा है सेना में। एकदम सही। 1857 से सबसे बड़ा सबक सेना को लेकर ही सीखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी सेना को भंग कर दिया गया। पूरी सेना को? हाँ, और भारतीय सेना को नए सिरे से बनाया गया और सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन लाया गया। लेकिन ये पुनर्गठन सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, ये बहुत गहरा और सोचा समझा था। ये जो सेना का पुनर्गठन हुआ, ये सिर्फ अंग्रेजों का डर नहीं दिखाता, बल्कि उनकी बांटो और राज करो की नीति की शुरुआत भी तो यहीं से दिखती है। बिल्कुल। ये इस पुनर्गठन का सबसे अहम और सबसे विवादास्पद पहलू था। जिन समुदायों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, जैसे कि सिख, गोरखा और पश्तून, उन्हें लड़ाका कौम यानी मार्शल रेसेस घोषित कर दिया गया। और सेना में उनकी भर्ती बड़े पैमाने पर होने लगी। हाँ, और वहीं जिन इलाकों से विद्रोही सैनिक आए थे, जैसे अवध और बिहार, वहां से भर्ती लगभग बंद कर दी गई। तोपखाने जैसे जो अहम विभाग थे, वो पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखे गए। ये तो भारतीय समाज को सेना के स्तर पर तोड़ने की बहुत साफ नीति थी। हाँ, ताकि भारतीय सैनिक फिर कभी एकजुट न हो सके। और उन प्रशासनिक सुधारों का क्या हुआ जिनका महारानी ने वादा किया था? सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका। देखिए, वो वादा भी एक छलावा ही साबित हुआ। हाँ, इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की शुरुआत हुई, जिसे भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता था। लेकिन इसकी परीक्षा होती थी लंदन में, अंग्रेजी भाषा में। और सिलेबस में ग्रीक और लैटिन जैसे विषय होते थे, जिन्हें पढ़ना ज्यादातर भारतीयों के लिए नामुमकिन था। तो दरवाजा तो खोला गया, लेकिन इतना ऊंचा कि कोई भारतीय उसमें से गुजर ही ना सके। तो ऊंचे पद अभी भी अंग्रेजों के लिए ही थे। हाँ, आरक्षित थे। तो अगर हम इस पूरे बदलाव को देखें, तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? इसका सबसे लंबा चलने वाला असर क्या रहा? इसकी दो मुख्य विरासतें हैं। पहली और सबसे साफ तो यही है कि इसने भारत में कंपनी राज के लगभग 250 साल के अध्याय को खत्म करके ब्रिटिश राज की औपचारिक स्थापना की। भारत अब किसी कंपनी की जागीर नहीं था। नहीं, अब वो आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, उसका ज्यूअल इन द क्राउन।
यानी ताज का नगीना। और प्रशासनिक स्तर पर क्या इसका कोई सकारात्मक असर भी हुआ? हाँ, और ये इसकी दूसरी बड़ी विरासत है। इसने भारत में एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। वाइसराय का पद, सेक्रेटेरिएट सिस्टम, एक केंद्रीकृत प्रशासन, सिविल सेवाओं का विस्तार, इन सभी की जड़ें इसी अधिनियम में हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के हमारे आईएएस ऑफिसर या जो पूरा सचिवालय सिस्टम है, उसकी शुरुआती बनावट इसी 1858 के एक्ट में दिखती है? हाँ, कह सकते हैं। इसने पूरे भारत को एक प्रशासनिक सूत्र में पिरो दिया। ये तो एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन एक और बात जो मुझे विरोधाभासी लगती है वो ये कि इसी अधिनियम ने अनजाने में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन भी तैयार कर दी। ये कैसे हुआ? ये बात फैसिनेटिंग है ना? हाँ, मतलब एक तरफ आप शासन मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही आपके खिलाफ आंदोलन की वजह बन रहा है। हुआ ये कि जब सारी शक्तियां लंदन में एक जगह केंद्रित हो गईं और भारतीयों को लगा कि शासन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो इससे असंतोष और गहराया। पहले वो कंपनी की अलग-अलग नीतियों का विरोध करते थे, कभी बंगाल में, कभी मद्रास में। लेकिन अब उनका सामना एक अकेली मजबूत शक्ति से था, ब्रिटिश सरकार। मतलब अब दुश्मन एक था। हाँ, दुश्मन एक था तो उसके खिलाफ लड़ने वालों को भी एक होना पड़ा। अच्छा। इसी केंद्रीकृत और दमनकारी नीति के खिलाफ एकजुटता की भावना पैदा हुई, जिसके चलते आगे जाकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सही बात है। जब आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और फैसले हजारों मील दूर लिए जा रहे हों, तो आप संगठित होकर ही अपनी आवाज बुलंद करते हैं। बिल्कुल। इस तरह इस अधिनियम ने अनजाने में ही उस राष्ट्रवाद को हवा दे दी जिसे वो दबाना चाहता था। लेकिन जाहिर है ये अधिनियम भारतीयों के नजरिए से परफेक्ट तो नहीं था। इसकी सबसे बड़ी कमियां क्या थीं? इसकी आलोचना किन बिंदुओं पर की जाती है? इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी आलोचना यही है कि इसमें भारतीयों को कोई वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए, कोई चुनी हुई संसद या विधानसभा नहीं बनी, शासन पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में रहा। ये शासन भारतीयों के लिए तो था, लेकिन भारतीयों द्वारा बिल्कुल नहीं था। एकदम सही कहा। भारतीयों की भूमिका सिर्फ सलाहकार की थी, वो भी नाम मात्र की। और शक्तियों के केंद्रीकरण का नकारात्मक पक्ष, जिसकी हमने पहले बात की थी, वो इसकी दूसरी बड़ी कमी थी। जरा सोचिए, भारत के किसी गांव में हैजा फैला है और उसके लिए दवाइयों का फैसला लंदन में एक कमेटी कर रही है जिसे भारत के जमीनी हकीकत का शायद ही कोई अंदाजा हो। खबर पहुंचने और फैसला आने में ही महीनों लग जाते होंगे। बिल्कुल, और इस देरी और अकुशलता की कीमत आम भारतीय अपनी जान से चुकाते थे। और वो सारे वादे, धार्मिक स्वतंत्रता, बराबरी, जैसा हमने पहले भी बात की, वो सुधार ज्यादातर कागजों पर थे। असल में 1857 के बाद भारतीयों पर शक और निगरानी का माहौल बना दिया गया था। एक तरफ महारानी के मीठे वादे थे, तो दूसरी तरफ शक और नियंत्रण का कठोर ढांचा था। एक बहुत बड़ा विरोधाभास। हाँ, जिसके साथ भारतीयों को अगले 90 साल तक जीना पड़ा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये 1858 का कानून एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बेलगाम और भ्रष्ट राज को खत्म किया, जो शायद उस वक्त जरूरी था। हाँ, ये कह सकते हैं, जिसने अगले 90 सालों तक भारत की दिशा तय की। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे उदारवादी ब्रिटिश मूल्यों का वादा किया गया था। लेकिन उसी सांस में ये अधिनियम शासन की सारी शक्ति लंदन में केंद्रित कर रहा था और भारतीयों पर नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर रहा था। तो एक तरफ उदारवादी वादे और दूसरी तरफ कठोर शाही नियंत्रण। हाँ, यही विरोधाभास। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये विरोधाभास, एक तरफ अधिकारों का वादा और दूसरी तरफ मजबूत होती गुलामी, ही वो चिंगारी थी जिसने भविष्य में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सबसे ज्यादा हवा दी? क्या इसी दोहरेपन ने दादा भाई नौरोजी से लेकर गांधी और नेहरू तक सभी स्वतंत्रता सेनानियों को वो नैतिक ताकत दी जिससे वो अंग्रेजों को उन्हीं के वादों की याद दिलाकर कह सकें कि या तो अपने सिद्धांतों पर अमल करो या फिर भारत छोड़ो?